हाईवे एक ऐसा माध्यम होता है जिसका इस्तेमाल राज्य में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोगों को करना पड़ता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। ऐसे में हाईवे पर किस तरह से लोग नियमों को तोड़ते हैं, साथ ही कई एक्सीडेंट्स होते हैं, इन सब चीज़ों पे कैसे नज़र रखी जाती है, इसी विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कुलवंत सारंगल सर हैं, एडीजी हाईवे। सर, ये महाराष्ट्र का जो हाईवे है काफ़ी फैला हुआ है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे पास। अ, कितना बड़ा हाईवे है और कितने लोग इन नियमों का उल्लंघन ऐसे हाईवे पे करते हुए पाए जाते हैं? हमारे यहाँ पर जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाईवे सेफ्टी पुलिस की, तकरीबन मीन स्टेट हाईवे जो है नेशनल हाईवे दोनों मिला के तकरीबन 40,000 किलोमीटर के करीब है। और इस पे हर साल जो है तकरीबन हमारे पास जो एक्सीडेंट्स हैं वो 32-33,000 एक्सीडेंट वो होते हैं पूरे, मतलब नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज एंड डिस्ट्रिक्ट हाईवे जो मिला के सब में, जिसमें डेली तकरीबन जो लोगों के इंजरी और जो डेथ्स हैं वो टोटल मिला के तकरीबन 37 के करीब लोग जो हैं, या तो डेथ होती है या उनको इंजरी होती है, सीरियस भी होती है, माइनर इंजरीज भी होती हैं। तो ये हाईवे जो है उस पर कई कारण हैं जिसकी वजह से वो होते हैं। तकरीबन आप समझ सकते हैं कि जो टोटल एक्सीडेंट है वो 32-33,000 होते हैं हर साल। सर, मतलब आंकड़ों की माने तो एक दिन में 35 से ज़्यादा लोगों की मौतें होती हैं हाईवे पर। या इंजरीज, मतलब जो वो है, ऐसा नहीं कि सब लोग वही हैं, लेकिन सीरियस इंजरीज भी होती हैं जिसके अपने इम्प्लीकेशंस हैं। ट्रॉमा है, देन कई तरह के मतलब उसमें इंजरीज हैं जिसका प्रॉब्लम रहता है। सर, आप लोग चीज़ों को एनालाइज भी करते हैं, जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या समझ में आता है कि ज़्यादातर एक्सीडेंट्स के कारण क्या है? क्या कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम होने की वजह से एक्सीडेंट होते हैं कि जिस तरह से रोड बनने चाहिए वैसे नहीं है, टर्निंग ज़्यादा कर्व है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का भी इशू होता है या फिर लोगों की गलती ही होती है? नहीं, इसमें बहुत तरह के फैक्टर होते हैं। एक ह्यूमन फैक्टर एक बात है, एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे मौसम कैसा है, देन इंजीनियरिंग जो हाईवे का उसके इश्यूज हैं। ये काफ़ी सारे उसमें जो फैक्टर हैं, जिसमें ह्यूमन फैक्टर एक फैक्टर है, रोड इंजीनियरिंग दूसरा फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर जो तीसरा फैक्टर है। तो ये सभी मिला के कोई ना कोई कारण इसका रहता है। और जब जरूरी नहीं कि एक कारण जो है उसकी वजह से एक्सीडेंट होगा, तीनों कारण एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है। और जो भी एक्सीडेंट मेजर होते हैं हमारे हाईवेज पे, उनका एनालिसिस जो है वो किया जाता है। कुछ एनजीओज भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो उनका डिटेल्ड एनालिसिस करके हमारे को रिपोर्ट देते हैं। उसके अलावा वो जो रोड ओनिंग एजेंसी जिनकी रोड है, लाइक नेशनल हाईवे अथॉरिटी है या MSRDC है या PWD है या जिला परिषद है, जिनका रोड है उनको वो रिपोर्ट दिया जाता है। उसमें अगर इंजीनियरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के इशू हैं तो उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि उनको रेक्टिफाई किया जाए। ह्यूमन फैक्टर है तो उसका तो एक अलग तरीका है कि जैसे एनफोर्समेंट है, कि जैसे लोग जो रूल वायलेट करते हैं उसमें से जो मतलब इश्यूज आते हैं हमारे पास, तो उसका बेस्ट तरीका यही कि एनफोर्समेंट जो है उनके मीन जो वायलेशन है उसको प्रोसिक्यूट किया जाए। तो उसका एक डेटरेंस इफेक्ट जो है बाकी लोगों पे भी होता है। तो उसमें अलग तरह की स्ट्रेटजी है जिससे वो जैसे फैक्टर हैं उसके अकॉर्डिंगली एक्शन लिया जाता है। अगर रोड इंजीनियरिंग है तो उसको आप इम्प्रूवमेंट कैसे करना है रोड का, कहीं क्रैश बैरियर नहीं है, कहीं शोल्डर नहीं है, कहीं जेब्रा लाइन नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है उसको एनालिसिस करके एक्सीडेंट होने के बाद जो रोड ओनिंग एजेंसी है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड को मेंटेन करना, उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप ये कदम जो है उठाएं। और बहुत सारा उसमें रेक्टिफिकेशन होता भी है। सर, ये इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस क्या है और ये किस तरह से आपको हेल्प करेगा कि जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं उसे कम किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके? देखिए, ये है इंटीग्रेटेड, वी कॉल इट IRAD, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा। ये 2021 में प्रिसाइजली 26 फरवरी को महाराष्ट्र और 4 और स्टेट में एज ए पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। इसमें हर तरह का एक्सीडेंट जो रोड पे होगा एक पर्टिकुलर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, जिले में, उसकी एंट्री इस ऐप में की जाएगी। उसमें कुछ समय के बाद जो डेटा उसमें पूरा आ जाएगा हमारा,
वो डेटा अवेलेबल होगा हमारे को एनालाइज करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए कि एक्सीडेंट कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं। उसके बेस पे भी पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी जो है वो बनाई जाएगी कि ये एक्सीडेंट जो है इनको प्रिवेंट करने के लिए कौन से जो कदम वो उठाने चाहिए। ऑलरेडी हमारे पास तकरीबन 1 साल का डेटा है, उसके बेस पे हमारा जो है वो एनालिसिस जो है, कुछ जो रोड हैं, जिले हैं, उनका एनालिसिस हमने ऑलरेडी शुरू किया है। और मे बी 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद हम एक पर्टिकुलर सिटी है जिसका हमने पूरा डेटा लेके उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो डेटा वो है उसके आधार पे ये देखा जाए कि जिस वक्त एक्सीडेंट होते हैं क्यों होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 कहाँ कहाँ पर होते हैं, और तीसरा ये कि उस वक्त हमारा डिप्लॉयमेंट कैसा था, उस जगह पे था या नहीं, और क्या हमें ये मालूम भी है कि उस जगह पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। तो सारा एनालिसिस हमारा एक पायलट बेसिस पे चालू है। तो ये जो IRAD है, ये आने वाले समय में ये पूरा डेटा जो एक्सीडेंट्स का है, डिस्ट्रिक्ट का या स्टेट का या इंडिया का, तो उसका जो विश्लेषण है उसको करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और उसके साथ ही स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी जो है उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा हमारे। सर जैसे आप हम जानते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं उसे हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं, कि वो खतरनाक जगह होती है जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे में पूरे महाराष्ट्र में जो हाईवे ज्यूरिडिक्शन आपका है, कितने ऐसे ब्लैक स्पॉट्स हैं और उसे ब्लैक स्पॉट की कैटेगरी से हटाने के लिए कैसी कोशिश की जाती है? ये ब्लैक स्पॉट जो है ये इसका मतलब कि एक पर्टिकुलर जो 5 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है, अगर पिछले 3 साल में वहाँ 10 एक्सीडेंट हुए हैं या 3 डेथ होती हैं, तो उसको डेजिग्नेट किया जाए कि ये स्ट्रेच डेंजरस है, उसको ब्लैक स्पॉट हम डेजिग्नेट करते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट है उन्होंने उसका एक डेफिनेशन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली वो जितने भी स्पॉट हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। और वो हमारे पास आज की डेट में महाराष्ट्र में तकरीबन 1377 ऐसे ब्लैक स्पॉट हैं, जिला वाइज है हमारे पास उसका इन्फॉर्मेशन। उसमें एक बार जब ब्लैक स्पॉट जो है वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसका एक एनालिसिस किया जाता है कि वहाँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको मिटिगेट कैसे करना है उन प्रॉब्लम्स को। तो वो जो ब्लैक स्पॉट है, फिर वो जो कंसर्न्ड एजेंसी है हाईवे, वो उसका मिटिगेशन करते हैं, उसमें जो डेफिशिएंसी है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा है एनफोर्समेंट, कि हमारे लोग जो हैं वहाँ पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो उसमें जो भी ज़रूरी होता है करना, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से, एनफोर्समेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उनको किया जाता है। फिर वो जो ब्लैक स्पॉट है, इन ड्यू कोर्स जब वो उसका मिटिगेशन हो जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है वहाँ का ब्लैक स्पॉट। पर ये डायनामिक प्रोसेस है, आज एक ब्लैक स्पॉट है, कल को वो ख़त्म हो गया लेकिन एक दूसरा ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस रहता है। सर हाईवे पुलिस के लिए सबसे बड़ा आह्वान तो ये भी है, मतलब चुनौती ये भी है कि आप ई चालान लोगों से वसूलें, जो सबसे बड़ी समस्या है आप लोगों की। तो अब तक कितना ई चालान आप लोगों को लोगों से लेना है और लोग अब तक कितना दे दिया है, और जो लोग नहीं दे रहे हैं तो उनसे वसूलने के लिए हम कौन सी प्रक्रिया का इस्तेमाल करें? देखिए, पिछले तकरीबन 2019 में हमने 1 स्टेट 1 ई चालान स्कीम जो वो शुरू की थी। ये पूरा कॉन्टैक्टलेस एंड ऑटोमेटेड सिस्टम है, जिसमें हमारे को जो चलन है वो जब हम करते हैं तो ऑटोमेटिकली मींस जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू होते हैं। तो इसके दो तीन तरीके हैं हमारे पास। एक तो हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैं हमारे पास, जो हमारे लोग खड़े रहते हैं रोड पे लेके, जब उनको जैसे सिटीज़ में या हाईवे पे कोई वायलेशन नज़र आता है, व्हीकल रुक सकता है तो उसको हम रोकते भी हैं, तो वहीं के वहीं उनका जो चलन इशू होता है। दूसरा जो CCTV कैमराज लगे हुए हैं अलग अलग शहरों में या हाईवेज़ पे भी कहीं पर है, वो ऑटोमेटिकली कैप्चर करते हैं वो कोई वायलेशन होता है। उसके बाद हमारे पास जो इंटरसेप्टर व्हीकल्स हैं, तकरीबन 100 के करीब पूरे महाराष्ट्र में इंटरसेप्टिंग व्हीकल्स हैं, उन पे कुछ जो इक्विपमेंट है वो रहता है हमारा, वो भी कैप्चर करते हैं जहाँ वायलेशन होता है, स्पीडिंग का है, ओवर स्पीडिंग का है, तो हम कैप्चर करते हैं उससे। वो सारा डेटा जो होता है वो सेंट्रलाइज जो हमारा इंटीग्रेटर है उसके पास आता है, फिर उसके थ्रू हम लोगों को चलन उनके मोबाइल पे इशू करते हैं। तकरीबन पिछले मतलब जब से ये हमारी स्कीम शुरू हुई है, सिस्टम शुरू हुआ, तो 5,37,00,000 जो चलन हमने किए हैं, जिसमें से 2,18,00,000 जो चलन है वो पे हो चुके हैं, बाकी के अनपेड हैं। तो तकरीबन हमारे पास जो
फाइन का अमाउंट है पिछले 19 से लेकर आज तक तकरीबन 3 साल में वो 2115 करोड़ रुपए का हमने फाइन किया आज तक, जिसमें से 745 करोड़ हमने रिकवर किया है और तकरीबन 1370 करोड़ के करीब अभी रिकवरी बाकी है। इसकी रिकवरी का तरीका यही है, एक तो पहला तो यही रिक्वेस्ट है कि जब लोगों को चलन मिलता है तो उन्होंने ये पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि ये लीगल इशू है, उनको भी मालूम है कि कोर्ट में जाना पड़ेगा कल को अगर उन्होंने हमारे को पे नहीं किया। दूसरा तरीका यह कि जब हमारे लोग किसी गाड़ी को रोकते हैं तो हमारे सिस्टम में ये रहता है कि पहले इन्होंने कितनी बार वायलेट किया है कोई लॉ और कितने चलन इनके अगेंस्ट है, तो वो सारा रिकवरी हम उनसे कर लेते हैं उस वक्त। तीसरा हमने जो है लोक अदालत जो है, नेशनल लोक अदालत जो है, उनका हमने सपोर्ट लिया हुआ है और आज तक हमने पिछले साल 2 और इस साल 1 लोक अदालत जो है वो हमने मतलब जो हुआ था उसमें तकरीबन 144 करोड़ पे हमने उसमें रिकवर किए हैं। अभी 12 मार्च को जो लोक अदालत हुआ था उसमें 70 करोड़ रुपए हमने रिकवर किए थे। अभी नियर फ्यूचर में एक और लोक अदालत होगा जिसका प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो ये 3-4 तरीके हैं जिससे हम रिकवरी करते हैं, क्योंकि ऑटोमेटेड सिस्टम है, कॉन्टैक्टलेस है, तो हमारा संबंध लोगों से ज़्यादा आता नहीं है, क्योंकि हम उनको रोकते नहीं हैं। कि हाईवे पे अगर 80 किलोमीटर की स्पीड पे कोई गाड़ी जा रही है उसको रोकना भी मुश्किल है, उसको इंटरसेप्ट करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऑटोमेटेड सिस्टम का पर्पज़ ही यही है कि लोगों का वायलेशन हुआ है, ठीक है, उनको चार्ज करना चाहिए, वो भी ठीक है, पर टाइम वेस्ट किसी का नहीं होना चाहिए। जैसे ई चालान लोग भरते नहीं है, इससे सरकार का भी काफ़ी नुकसान होता है। इसमें लोगों को क्या अपील करेंगे कि वो ई चालान दें, और अगर वो नहीं देते तो उन्हें किस लीगैलिटी का सामना करना पड़ सकता है? क्या उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है? देखिए, जब ई चालान होता है तो हम उनको 15 दिन का टाइम देते हैं कि हमारा नियरेस्ट जो पोस्ट है या पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आके अपना जो उनको हमने चालान भेजा है वो सेटल करें, फ़ाइन पे करें। अगर उनको मतलब उसके बारे में कोई शंका है तो उसके बारे में भी वो अपना जो ग्रीवेंस है वो लॉज कर सकते हैं। हमारे पास आती हैं उनकी ग्रीवेंसेस, उसको भी हम एड्रेस करेंगे। तो हमारी अपील यही है कि जब लोगों को चार्ज करते हैं हम, उनको चालान भेजा जाता है, उनको मालूम रहता है, बहुत सारे लोगों को ये मालूम रहता है कि उन्होंने वायलेशन किया हुआ है, तो उन्होंने कृपया अपना जो फ़ाइन है वो भरना चाहिए। उसमें सबका फ़ायदा है, क्योंकि उससे लोगों का जो बिहेवियर है उसमें चेंज आएगा, उसका डिटरेंस इफेक्ट भी होता है। और आज की डेट में तो अभी जो 2021 से जो हमारा नया मोटर व्हीकल एक्ट आया है तो सबको मालूम होगा कि उसमें फ़ाइन का जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा अब हो गया है, पहले से मैनी टाइम्स दे हैव इंक्रीज्ड। इसलिए हमारा पहला रिक्वेस्ट तो लोगों को यही है कि जो लॉ है उसको फॉलो करें, चलन की उनको नौबत ही नहीं आएगी। अगर हो जाता है तो उसका पेमेंट उन्होंने खुद होके करना चाहिए, नहीं तो कोर्ट में उनको भेजना पड़ेगा, कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू उनको जाना पड़ेगा और अल्टीमेटली फ़ाइन तो पे करना ही पड़ेगा। तो हमारे साथ एडीजी हाईवे सर थे जो बता रहे थे कि किस तरह से ई चालान करोड़ों की कीमत में पेंडिंग है जिसे लोगों ने देना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें कानून का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन अनुप रस्तोगी के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई।